हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ यूनिट 2 फ्रॉम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट बीपी 202T, जिसका कोर्स कोड है, जो कि बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, साथ ही साथ उन बच्चों के लिए जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ये हमारा यूनिट 2 है, वो काफ़ी बड़ी है, इस वजह से हम लोग इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वहाँ पे हम एल्केन, एल्कीन्स, कंजुगेटेड डाइन्स और उनके जो हाइब्रिडाइजेशन और रिएक्शन पता उनके मैकेनिज्म के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 वीडियो में जो यूनिट 2 के बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। इन सभी प्रश्नों के हम लोग सॉल्यूशंस को देखेंगे, एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, ताकि इनसे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आए तो आप उनको भी आसान तरीके से सॉल्व कर पाएँ। मैं हूँ डॉक्टर बजनी शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एल्केन्स। एल्केन्स के बारे में यहाँ पर जो बातें लिखी हैं उसमें से कौन सी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज़ अदरवाइज नोन एज पैराफिन। बिल्कुल सही बात है, एल्केन्स को हम लोग पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये बात भी सही है। जो एल्केन्स होते हैं वहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग बॉन्ड्स होते हैं और वो सारे के सारे डबल बॉन्डेड हमको सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड दिखाई देते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, यानी ये बात भी सही है। इन एल्केन्स कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल। कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उन्हीं को हम एल्केन्स कहते हैं। नेक्स्ट डी ऑप्शन इज एल्केन्स हैव द जनरल फार्मूला CnH2n। ये बात गलत है, क्योंकि एल्केन्स में जितने कार्बन्स होते हैं उनकी दुगनी संख्या +2 यानी 2n+2 मात्रा में हाइड्रोजन हमको देखने को मिलते हैं। तो जो फार्मूला होता है एल्केन्स का वो होता है CnH2n+2। तो इसीलिए जो ऑप्शन डी है हमारा वो यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द एल्केन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है। अगर आप इसका नाम देखें IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से तो ये दोनों जो क्या नाम है लास्ट वाले कार्बन्स हैं वो आपस में जुड़े नहीं हैं। अगर ये जुड़े होते तब हम इन्हें साइक्लो के नाम से जानते, लेकिन क्योंकि ये एक चेन ही है, बस मुड़ गई है, जैसे कि आप लोग सिकड़ी लेते हैं उसको कहीं भी घुमा देते हैं, तो ये एक चेन स्ट्रक्चर ही है। और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन के हिसाब से नाम होगा हेक्स। और क्योंकि ये एल्केन है इसीलिए ANE हम प्रीफिक्स सफिक्स जो है वो जोड़ देंगे, नाम बनेगा हेक्सेन। तो ये जो नाम होगा वो क्या होगा, हेक्सेन। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें से इनकरेक्ट बात जो होगी उसको आपको ढूंढ निकालना है। पहला ऑप्शन है एल्केन्स विथ रिपीटेड CH2 यूनिट्स कंस्टिट्यूट अ होमोलॉगस सीरीज। सही बात है, एक के बाद एक अगर हम लोग CH2 ग्रुप जोड़ते जाएंगे तो जो सीरीज़ बनेगी कंपाउंड्स की उन्हें हम क्या कहेंगे, होमोलॉगस सीरीज़ कहेंगे। दे हैव वेरी लेस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। देखिए सही बात है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है एल्केन्स की कम होती है। बस आपको जनरली कोई ड्रग ऐसी जनरली देखने को नहीं मिलती जहाँ पे सिर्फ एल्केन्स ही हों बिना किसी फंक्शनल ग्रुप के। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ एल्केन्स। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे पेट्रोल पदार्थ हैं जैसे पेट्रोल, डीजल इत्यादि, या जो पेट्रोलियम गैसेज हैं, नेचुरल गैसेज हैं, ये सब के सब जो होते हैं वो एल्केन्स ही होते हैं, लंबी लंबी चेन होती हैं और वही जो है एल्केन्स के फॉर्म में मिलते हैं। दे आर वेरी रिएक्टिव। ये बात गलत है, क्योंकि एल्केन्स पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा, सिंपल एल्केन्स ही हैं, तो उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, क्योंकि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और वो धीरे जो है वो रिएक्शन में जाते हैं इन रेफरेंस टू एल्कीन्स या एल्काइंस या कोई और एल्किल हैलाइड या कोई भी और कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनसे अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये दे आर वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। इसलिए जो ऑप्शन डी है हमारा वो यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो था वो ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्केन्स अंडरगो हेलोजिनेशन लाइक क्लोरीनेशन इन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एल्केन्स जो होती हैं वो एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शंस देती हैं जिसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत ही वो हेलोजिनेशन जैसे कि क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन इत्यादि रिएक्शंस देती हैं। और जो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं इन्हें परफॉर्म जो होती हैं 3 स्टेप्स में होती हैं। इस पर कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला होता है हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप, दूसरा होता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप और तीसरा होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। और ये जो रिएक्शंस हैं इसमें जो इंटरमीडिएट यूज होते हैं वो होते हैं फ्री रेडिकल। तो जो आंसर होगा हमारा वो सी होगा, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कई बार पूछा जाता है, इसमें कुछ क्वेश्चन और बनते हैं कि क्लोरीनेशन किस प्रकार से होगा, तो
तो आप कहेंगे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा, बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेट ऑफ एप्रोप्रिएट बॉन्ड एंगल्स एंड C1, C2 एंड N ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इंडिकेट्स द करेक्ट सेप। जब भी बॉन्ड एंगल की बात होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हमें सबसे पहली जो चीज़ याद आनी चाहिए वो होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि ये यहाँ पे तो एग्जांपल भी है। इस एग्जांपल के स्ट्रक्चर में जो आपका C1 है, C2 और N है, यहाँ पर आपको बॉन्ड एंगल्स बतानी है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हम उन पे जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको ढूंढें। तो जो हमारा C1 है, अगर उसको ध्यान से देखिए तो वहाँ पर हाइब्रिडेशन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप सिंपल बॉन्ड्स जो हैं वो गिन लीजिए, खास करके कार्बन के केस में। तो जो OH है, C डबल बॉन्ड O है, और एक कार्बन के साथ दूसरे कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना है, 3 बॉन्ड बना रहा है हमारा पहला वाला कार्बन। तो डबल बॉन्ड को भी हम एक बॉन्ड में गिनते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp2 हाइब्रिडेशन। दूसरे कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड बन रहा है, इसलिए वहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन है। नाइट्रोजन के ऊपर याद रखिएगा कि वहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होगा वो भी sp3 होगा। जब हम लोग sp3, sp2 या sp हाइब्रिडेशन देखते हैं तो उनके बॉन्ड एंगल्स भी एक जनरल फॉर्म में हम पता कर सकते हैं। अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री एंड 109 डिग्री एंड 50 क्या नाम है सेकंड के बराबर हो सकता है, मिनट के बराबर हो सकता है, या 109.5 हो सकता है। दूसरा जो हमारे ट्राइगोनल प्लानर बनते हैं, अगर sp2 हाइब्रिडेशन होता है तो वहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होती है वो 120 होती है, और sp जो होता है वो एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आती है वो 180 आती है। तो अब आप आसानी से ये देखिए, ट्रिकी क्वेश्चन था, हम चाहते तो यहाँ पे आपसे हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जा सकता था, बॉन्ड एंगल भी पूछा जा सकता है। तो आप बॉन्ड एंगल आप बता सकते हैं। C1 पे अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 120 होगा, C2 पे sp3 है तो वहाँ पे क्या होगा, 109 होगा। नाइट्रोजन को मैंने बोला कि वो भी sp3 है तो वहाँ पे भी क्या होगा, 109 होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा, D ऑप्शन, दैट इज C1 इज 120, C2 इज 109 एंड N इज ऑल्सो 109। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CF4। अब पिछले क्वेश्चन को देख करके वो थोड़ा सा कठिन हो गया, उसको अगर आपको आ रहा है तो ये तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर हम स्ट्रक्चर देखें CF4 का, तो हम देख रहे हैं कार्बन जो है वो 4 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये 4 फ्लोरीन के साथ जुड़ करके एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है। और मैंने वही ट्रिक लगाई है कि 4 बॉन्ड बना रहा है तो चारों बॉन्ड को गिन लीजिए, sp-p-p, टोटल कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड हैं। तो इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3 होगा। इस ट्रिक से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। द आंसर विल बी द D, क्योंकि जो CF4 होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, आपके सामने ही दिख रहा है, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जहाँ भी होगा वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही हमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच सेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स ऑफ C1, C2 एंड C3 ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज करेक्ट। देखिए यहाँ पर फिर एक स्ट्रक्चर आपको मिला और आपसे पूछ रहा है जो C1, C2 और C3 हैं, लाल कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये इनका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो बस वही ट्रिक लगाइए। पहले वाले पे देखिए, एक डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है, टोटल 3 बॉन्ड है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, मैंने कहा था, उसको एक गिन लीजिए। तो ये sp-p इस तरीके से गिनिए। तो C1 पे हमको क्या मिलेगा, sp2। C2 पे हमें क्या मिलेगा, टोटल 2 ही एक हाइड्रोजन भी, उसको ध्यान दीजिएगा, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमको क्या दिखेगा, sp2, जो कि हमारा C3 है, उस पर सिर्फ 2 डबल बॉन्ड्स हैं। तो इसको हम कैसे गिनेंगे, S और P 2 बॉन्ड मानते हुए। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होगा C3 पे वो क्या होगा, sp हाइब्रिडेशन होगा। तो जो आंसर है हमारा बी ऑप्शन, वो सही आंसर है, क्योंकि C1 क्या है, sp2 है, C2 भी sp2 है, और C3 जो है वो sp हाइब्रिडेशन में है। तो आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैराफिन वैक्स इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल या ईथर। अभी हमने ईस्टर अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारे एल्केन्स होते हैं वो उनको हम लोग पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं। और एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स हमेशा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। इसीलिए जो पैराफिन वैक्स होगी वो भी क्या होगी, हमारी जनरली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसका फॉर्मूला जो है कुछ इस प्रकार से होता है कि कार्बन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लंबी चेन है ये, कार्बन 20 से 40 हो सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन जो होगा वो 2n+2 के हिसाब से 42 से 82 तक हो सकता है। तो पैराफिन वैक्स कुछ इसी प्रकार की होती है। तो जो आंसर होगा हमारा वो ए होगा, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ। ये हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, फिर से ये हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ही ये क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। कई बार कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में पूछा जाता है कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। तो याद कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने आपको ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बना कर दिखाया था। हमने कहा कि जो कार्बन है
जब वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, डबल बॉन्ड बनाता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। जब सिग्मा बॉन्ड जो दिखते हैं आपको डबल बॉन्ड्स में, एक बॉन्ड जो बन रहा है डबल बॉन्ड में, जो दो लाइनें दिख रही हैं उसमें पहली लाइन जो है वो सिग्मा बॉन्ड की है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है एक का, वो दूसरे वाले के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और जो p ऑर्बिटल्स बचे हैं, दैट p ऑर्बिटल्स जो है वो साइड टू साइड ओवरलैपिंग करके एक पाई बॉन्ड जो है वो बना रहे होते हैं। तो जहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई होता है। अगर यही ट्रिपल बॉन्ड में पूछा जाता है आपसे तो वहाँ पर दो p ऑर्बिटल्स साइड साइड ओवरलैपिंग करते हैं, तो हम कहते हैं कि दो पाई और एक सिग्मा बॉन्ड थर्ड ट्रिपल बॉन्ड में देखने को मिलता है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो जो आंसर होगा हमारा 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। क्यों? क्योंकि जो हमारा एल्कीन्स होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज p कैरेक्टर इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये भी काफ़ी पूछा जाता है, sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन में p या s का कैरेक्टर पूछता है। तो आप देख रहे हैं p 3 है और s 1 है, तो अगर इसको आप 100% में सिंपल मैथमेटिकली अगर भाग दे दीजिए तो आपको क्या पता चलेगा, या इसका परसेंटेज निकालिए 100 में तो क्या निकलेगा, s इज विल बी द 25% और p क्योंकि 3 है इसीलिए p का जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, 75 होगा। द आंसर विल बी p कैरेक्टर विल बी द 75। जब अगर ये sp में पूछ रहा होता तो 50-50 होता, ठीक है, और अगर जो है आपका sp2 में पूछ रहा होता तो p कैरेक्टर जो होता है वो 66% के करीब करीब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन रैंक ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ इज। जब हम लोग कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ देखते हैं तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड में किसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बड़ी होगी, किसकी छोटी होगी और किसकी सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग लेंथ में हमसे पूछ रहा है, यानी सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पर अगर हम लोग एग्जांपल फिर से उसी को ले तो हम देख रहे हैं कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो सिंगल बॉन्ड बना रहता है, कार्बन कार्बन से दूरी रहती है। जब डबल बॉन्ड बनाते हैं तो थोड़ा पास आ जाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई तो दो क्या नाम है p ऑर्बिटल की साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है, ये भी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ही प्रश्न है, तो वो और पास आ जाते हैं। तो जितना पास आएंगे उतना ही क्या होगा, आपका जो बॉन्ड क्या नाम है लेंथ है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो ट्रिपल बॉन्ड में सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ देखने को मिलेगी, डबल बॉन्ड में उससे बड़ी, और सिंगल बॉन्ड में सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा लंबी। तो इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो डी होगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड और उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एल्कीन्स। एल्कीन्स के रिगार्डिंग, यानी कि सी डबल बॉन्ड सी वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें आपको देखना है कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहला, इन एल्कीन्स द कार्बन्स आर कनेक्टेड बाय पाई बॉन्ड्स, बिल्कुल सही बात है, पाई बॉन्ड्स वहाँ पे बनते हैं। इन एल्कीन्स हैव ऑलमोस्ट सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ द एल्केन्स। देखिए प्रॉपर्टीज जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती हैं दोनों की। एल्कीन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्केन्स, नहीं ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, तो उस डबल बॉन्ड की वजह से एडिशन रिएक्शन बहुत तेज़ी से ये देते हैं, और अनसैचुरेशन होने की वजह से भी जो रिएक्शन या रिएक्टिविटी जो है इनकी वो एल्केन से ज़्यादा होती है। एल्कीन्स अंडरगो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये बात भी सही है। केवल और केवल जो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि एल्कीन्स जो होती हैं वो मोर रिएक्टिव दैन द मोर रिएक्टिव दैन द एल्केन्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, 4 chloro-but1-ene इज द नेम ऑफ विच ऑफ द एमंग फॉलोइंग एल्कीन्स। अगर आपको स्ट्रक्चर दे करके, कई बार नाम दे करके स्ट्रक्चर पूछ लेता है, तो वैसा एक क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 4 chloro-but1-ene का एग्जाम्पल क्या होगा। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से डबल बॉन्ड जो होता है वो हमारा, अगर डबल बॉन्ड और क्लोरो ग्रुप या ब्रोमो ग्रुप या हेलोजन लगे हुए हैं तो उसमें हम लोग प्रायोरिटी जो है वो डबल बॉन्ड को देते हैं। इसीलिए जो हमारा डी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो गिनती हम करेंगे, जो नंबरिंग हम करेंगे वो कहाँ से करेंगे, इस साइड से करेंगे, डी ऑप्शन वाले के साइड से। तो पहले नंबर पे हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा और चौथे नंबर पे हमको क्लोरो ग्रुप इसमें दिख रहा है। तो जो डी ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन है वही जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉमन इन एल्कीन्स। एल्कीन्स में क्योंकि डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, और इस डबल बॉन्ड के होने की वजह से जो अनसैचुरेशन है, एल्कीन्स हो या एल्काइंस हो, वो जनरली एक रिएक्शन बहुत तेज़ी से देती हैं, एंड देज रिएक्शंस आर नोन एज एडिशन रिएक्शन। चाहे वो फ्री रेडिकल
के द्वारा हो अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रही है, या फिर वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकती है नॉर्मल कंडीशंस में। और ये काफ़ी अच्छी रिएक्शंस होती हैं, काफ़ी स्टीरियो स्पेसिफिक या स्टीरियो सेलेक्टिव टाइप की रिएक्शंस होती हैं, और ये रिएक्शंस हमें एल्कीन्स में देखने को मिलती हैं एडिशन के फॉर्म में। तो जब हमारी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से चलता है या फिर नॉर्मल कंडीशन में जब चलता है तो पाई बॉन्ड के ऊपर ब्रेकडाउन होती है और वहाँ पर जाकर के दो एटम्स जो हैं हमारे रिएक्टेंट के वो जुड़ जाते हैं, एडिशन रिएक्शन होती है। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब करते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से चलता है और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो है वो एल्कीन्स के द्वारा शो की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इथाइलिन ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमीन फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। जब हम लोग ब्रोमीन को लें, ब्रोमीन क्या होती है हमारी Br2, और वो जब रिएक्शन करती है इथाइलिन के यानी के साथ CH2 के साथ, तो क्या होगा, सिंपल अभी हमने बात की एडिशन रिएक्शन होगी। और इस एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, ये ब्रोमीन जो है वो एक Br जो है दोनों कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन बी है इट विल बी द राइट आंसर। इस तरीके की रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन का एडिशन हो रहा है इसीलिए हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक हेलोजन रिएक्शन इन द एल्कीन्स। और ऐसे कंडीशन में इथाइलिन डाईहैलाइड या डाईब्रोमो इथेन जो है वो हमें प्राप्त होता है, डबल बॉन्ड जो है वो खत्म हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। व्हेन प्रोपीन रिएक्ट्स विथ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इट विल राइज टू एंड द मैकेनिज्म विल बी। अभी हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से जो है रिएक्शंस होती हैं प्रोपीन में या एल्कीन्स में। तो जब प्रोपीन है जो हमारा, उसका स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो वो पता चलता है कि वो एक सिमेट्रिकल एल्कीन्स है, जहाँ पर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन्स की संख्या जो है वो हाइड्रोजन्स की संख्या जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी चीज़ जो HBr है हमारा, वो भी एक अनसिमेट्रिकल है, बिकॉज एक H+ और Br- देता है। अगर इन दोनों को हम रिएक्शन कराते और पेरोक्साइड न डालते तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जो प्रोडक्ट बनता हमारा वो 2-ब्रोमो प्रोपेन बनता। लेकिन जब हम लोग पेरोक्साइड डाल देते हैं तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होने लगती है। जो Br के फ्री रेडिकल निकलते हैं वो अटैक करते हैं CH2 के ऊपर, और जिसकी वजह से हमें एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो बनता है जो कि मोर स्टेबल होता है। ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो है जब HBr के ऊपर फिर से अटैक करता है तो हमें एन प्रोपाइल ब्रोमाइड जो है या एन ब्रोमो प्रोपेन जो है वो बन करके मिलता है, जो कि एक एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट के रूप में या एंटी मार्कोनिकॉफ मैकेनिज्म के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। तो जो आंसर होगा हमारा वो होगा सी, दैट इज एन ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखिए एक रिएक्शन आपके सामने है और पूछा जा रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या है। इस तरीके के बहुत रिएक्शन जो है क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। आप देखिए बस कुछ ध्यान दीजिए। आप देखिए कि ये एक जो है हमारे पास साइक्लो एल्कीन है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हमें साइक्लो एल्कीन दिख रही है, तो इस साइक्लो एल्कीन पे हम लोग HCl का रिएक्शन कराएंगे। सिंपल सी वही रिएक्शन है, यहाँ पर और कुछ आपने डाला है, पेरोक्साइड वगैरह पड़ा नहीं है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जो हमारा हाइड्रोजन होगा वो वहाँ जाएगा जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा था, ठीक है, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर, जो कि हमें नीचे वाला कार्बन दिख रहा है। और जो हमारी Cl होगी वो जाकर के उस कार्बन पे जुड़ेगी जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, जिसकी वजह से जो आपका B प्रोडक्ट है वो बनेगा मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जो है वो B वाले केस में ही हमको बन करके मिलेगा। तो जो आंसर होगा वो B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स मार्कोनिकॉफ रूल्स एज अप्लाइड टू द एडिशन ऑफ HBr टू 1-ब्यूटीन के ऊपर अगर HBr को आप ऐड करते हैं तो जो मैकेनिज्म है वो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से चलती है। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल का जो कॉन्सेप्ट था, मार्कोनिकॉफ साहब ने कहा था कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो वहाँ जाके जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज़्यादा होती है। उस ज़माने में उनको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जैसे शब्द नहीं थे, तो उनका ये कहने का मतलब था जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो वहाँ जाकर के जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या पहले ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम लोग मॉलिकुलर थ्योरी वगैरह सब जान गए, हम मैकेनिज्म अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तो हमने देखा कि जब इस तरीके की कोई रिएक्शन होती है तो जो आपका कार्बोकैटायंस बनते हैं, जैसे अभी हमने देखा था फ्री रेडिकल बन रहे थे, वैसे ही कार्बोकैटायंस बनते हैं जब हम लोग बिना पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन को कराते हैं। ये कार्बोकैटायंस जो होते हैं वो प्राइमरी या सेकेंडरी, इन दोनों में से कोई भी बन सकता है। हमने पहले से जानते हैं जो कार्बोकैटायंस होते हैं अगर वो सेकेंडरी वाले हों तो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, प्राइमरी वाले कम स्टेबल होते हैं, टर्सरी वाले सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इस केस में इस तरीके की रिएक्शंस में सेकेंडरी कार्बोकैटायंस बनते हैं मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, और तब जाकर के जो है रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। तो इसीलिए जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायंस की वो इन्फ्लुएंस करती है मार्कोनिकॉफ रूल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the incorrect statement regarding conjugated double bonds in the alkane diene. 1,3-alkyl-diene have conjugated double bond. Compounds with a double bond exhibit this type of bond. 1,3-pentadiene is an example of this bond. The conjugated diene have the properties similar to that of the alkenes. बिल्कुल सही बात है, जो कंजुगेटेड डाइन्स होती हैं, चौथा ऑप्शन जो है हमारा वो सही है, क्योंकि वहाँ पर जो एल्कीन्स हैं वो बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे कंजुगेटेड डाइन्स होता है। 1,3-पेंटाडाइन जो है इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड एल्काडाइन। जो 1,3-एल्काडाइन है उनमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि कंजुगेटेड का मतलब है एक डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड फिर एक डबल बॉन्ड, और ऐसा सिस्टम हमको 1,3-एल्काडाइंस में भी देखने को मिलता है, और 1,3-पेंटाडाइन जो है उसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकती है। कंपाउंड्स विथ अ डबल बॉन्ड एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो बी जो आपने लिख रखा है स्टेटमेंट वो गलत है, क्योंकि एल्काडाइन या फिर जो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड जो है दो बॉन्ड कम से कम होने चाहिए, और वो हमको कब दिखेगा? जब दो बॉन्ड्स हों। और यहाँ पे कह रहा है कि एक डबल बॉन्ड के साथ ही आपको इस तरीके के बॉन्ड देखने को मिलेंगे, जो कि गलत बात है। तो जो आंसर होगा हमारा वो बी होगा, क्योंकि कंपाउंड जिनके पास अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स एंड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उन्हें हम कंजुगेटेड डाइन्स या फिर कंजुगेटेड एल्काडाइंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एल्केन डाइन्स। डाइन्स है सो क्या नाम है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सही बात है, वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करती हैं, चाहे वो एक डबल बॉन्ड हो या दो डबल बॉन्ड हो, दोनों शो करती हैं। कंजुगेटेड डाइन्स हैव बेटर स्टेबिलिटी कंपेयर टू अदर डाइन्स। ये भी बात सही है, क्योंकि कंजुगेटेड डाइन्स में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से उनकी जो स्टेबिलिटी है वो अदर डाइन से क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है। डाइफिनोफाइल सपोर्ट्स एल्केडाइन, ये बात गलत है, क्योंकि डाइइनोफाइल्स जो कि डाइइन लवर होते हैं, यानी कि जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा उसके ऊपर तुरंत वो अटैक करते हैं, उसके साथ जुड़ करके डायलसेल्डर प्रोडक्ट बनाते हैं, डायलसेल्डर रिएक्शन कराते हैं, इसीलिए जो सी ऑप्शन है वो एक गलत बात है। और एल्केन डाइन्स ऑल्सो अंडरगो हाइड्रोब्रोमिनेशन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एल्कीन्स जैसी रिएक्शन ही शो करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो यहाँ पर जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब भी डाइन्स होंगी उनके ऊपर डाइइनोफाइल तुरंत अटैक करते हैं, और इस जुड़ने की वजह से वो एडक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, और दो हमें सिग्मा बॉन्ड और एक नया पाई बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन होता है। इस तरीके की रिएक्शन को हम डायलसेल्डर रिएक्शन कहते हैं, और इसलिए जो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोर्ट करती है एल्काडाइंस को डाइइनोफाइल, ऐसा नहीं है, वो उसके ऊपर अटैक करती है और एडक्ट प्रोडक्ट बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंजुगेटेड डाइन्स रिएक्ट विथ विच एमंग द फॉलोइंग टू फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सीन। देखिए अभी अभी हमने देखा था पिछले वाले क्वेश्चन में कि जो हमारे डाइइनोफाइल्स हैं जो कि एल्कीन से एल्काइंस जैसे हो सकते हैं, या फिर जो डाइइन लवर होते हैं वो तुरंत अटैक करते हैं किसके ऊपर? हमारे कंजुगेटेड डाइन्स के ऊपर, और जिसकी वजह से हमें एडक्ट प्रोडक्ट मिलता है, और इसलिए जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? डाइइनोफाइल होगा, लाइक एल्कीन्स और या एल्काइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following dienes undergo addition with the help of free radical chain mechanism in the presence of an organic peroxide। जैसे एल्कीन्स रिएक्शन दे रहे थे वैसे ही एल्काडाइंस भी देती हैं, और अगर उसमें हम लोग पेरोक्साइड डाल दें तो वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो है वो शो करना शुरू कर देती हैं। तो जो कंजुगेटेड डाइंस हैं वो इसी तरीके की रिएक्शन शो करती हैं, जैसा कि आपके सामने ये रिएक्शन है। इसका जो मैकेनिज्म होता है बिल्कुल वैसी होता है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, अनचेन टर्मिनेशन के रूप में। जब Br अटैक करता है एक डबल बॉन्ड के ऊपर और एक फ्री रेडिकल बनता है, मान लीजिए कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर, तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, डबल बॉन्ड वापस शिफ्ट होता है, और दो जो है हमें रेजोनेटिंग फॉर्म्स मिलते हैं, जहाँ पर एक पे दूसरे कार्बन के ऊपर जो है हमें फ्री रेडिकल मिल रहा है, और एक में आखिरी यानी चौथे कार्बन पे मिल रहा है, जिसकी वजह से दो तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं। 1,4 एडिशन प्रोडक्ट भी बन सकता है, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट भी बन सकता है। और ये कब होता है? कंजुगेटेड डाइन्स में, जब हम लोग ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के साथ एडिशन रिएक्शंस कराने की कोशिश करते हैं। तो जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिएक्टिव इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन विद HBr एंड रिजल्ट्स इन 1,2 एंड 1,4 एडिशन। तो जब भी दो डाइन्स होगा, मतलब कि कंजुगेटेड डाइन्स होंगी, तो हमेशा क्या होता है कि अगर पेरोक्साइड डाला तो फ्री रेडिकल बनेगा, जैसा अभी आपने देखा। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में कराएंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, और आपको कार्बोकैटायन बनेंगे। कार्बोकैटायन जो बनेंगे वो प्राइमरी वाले भी बनेंगे, सेकेंडरी भी बनेंगे, दोनों आपस में जब इंटरचेंज होगा तो एक प्राइमरी होगा एक सेकेंडरी होगा। अभी हम लोग फिर से बात करें कि जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है प्राइमरी वाले की कम होती है, सेकेंडरी वाले की ज़्यादा होती है, इसीलिए सेकेंडरी वाले के ऊपर अटैक करके ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। जब हम लोग लेस टेम्परेचर पे रिएक्शन को कराते हैं तो जनरली जो होता है हमारा
लेस स्टेबल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, यानी 1-2 एडिशन प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, और इस तरीके के प्रोडक्ट को हम लोग काइनेटिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। जबकि हम 1-4 एडिशन रिएक्शन तब कराते हैं जब थोड़ा सा हाई टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे जब रिएक्शन होती है, तब जो प्रोडक्ट बनता है जनरली वो मोस्ट स्टेबल एल्कीन होता है, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन को यूज़ करके बनता है। यानी कि 1-4 एडिशन प्रोडक्ट वो जब ज़्यादा बने तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न था उसके हिसाब से हम लोग तो बात तो काफ़ी कर लिए, क्योंकि ये इस पर कई प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन जो हमारी रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनती है 1,3-ब्यूटाडाइन की, जब HBr के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, चाहे वो 1-2 हो चाहे 1-4 एडिशन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक हमारा एलाइलिक कार्बोकैटायन जो है वो बनता है। यानी कि जो डी ऑप्शन है इट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, 1,3-ब्यूटाडाइन रिएक्ट विथ ब्रोमीन अंडर हाई टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर पे जाएगी तो अभी हमने देखा था कि 1,4 जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनता है। लो टेम्परेचर पे जब करते हैं, 0 डिग्री पे करते हैं या माइनस में करते हैं, जिसे हम काइनेटिक कंट्रोल कहते हैं, तब हमारा 1-2 प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनता है। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 1,4 प्रोडक्ट, यानी कि 1,4 डाइब्रोमो 2-ब्यूटीन, दैट इज 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of stereochemistry will seen when Br2 is added to एल्कीन। जब Br2 जो है वो ऐड करता है एल्कीन्स के ऊपर, तो जनरली वो एक सेम ग्रुप होने की वजह से वो अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करता है। यानी कि जो Br है वो एक Br ऊपर से अटैक करेगा, एक नीचे से, क्योंकि वो दोनों सेम है तो दूरी बना करके रखेंगे। क्योंकि अभी हमने मैकेनिज्म में देखा कि एक कार्बोकैटायन बनता है, तो ये जब कार्बोकैटायन बनेगा तो वो सेम साइड के होने की वजह से या सेम जैसा होने की वजह से Br दोनों अलग अलग साइड से अटैक करेगा। इसीलिए अगर सिस और ट्रांस 2-ब्यूटीन में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें सिस वाले के साथ जो है वो रेसमिक मिक्सचर मिलता है और ट्रांस वाले के साथ हमें मीजो कंपाउंड मिलता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, ये हमने सेकेंड ईयर के लिए भी बताया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए क्योंकि ये स्टीरियो स्पेसिफिकली एंटी रिएक्शन जो है वो इस तरीके की रिएक्शंस को बोलते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट फेजेस से या दोनों अलग अलग तरफ से आकर के अटैक कर रहे हैं। तो इसे जब सेम साइड से अटैक होता है, जैसे कि OH ग्रुप के HOH या HBr के केस में हो सकता है, लेकिन Br2 के केस में, हेलोजन के केस में क्या होता है, ये एंटी एडिशन होता है, दोनों अलग अलग साइड से आकर के अटैक करते हैं। इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो स्टीरियो स्पेसिफिकली एंटी एडिशन रिएक्शन होगा। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चंस, जिनका आंसर्स भी और एक्सप्लेनेशंस भी हमने देखे। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको कर सकते हैं। अगर आपके कोई और प्रश्न हैं, कोई सजेशंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उन्हें आंसर करने की कोशिश करेंगे और अगले वीडियोज़ में उसको ज़रूर ऐड भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF भी कुछ दिनों में मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा।